हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के आवर एनवायरनमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ आवर एक्टिविटीज अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, फूड चेन, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एज वेल एज एनर्जी अकाउंट। ओके, सो दिस सेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारी एक्टिविटीज कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हाउ एक्टिविटीज अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को हार्म करते हो। ओके, अब इस कंडीशन में और इस टॉपिक में ये चीज बहुत कॉमन है कि जो सबसे मेजर एक्टिविटी है ना एनवायरनमेंट को हार्म करने की, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बीइंग्स का है। Okay, for example, pollutions are generated by humans only, चाहे वो air pollution हो, चाहे soil pollution हो या water pollution हो। Okay, similarly, deforestation, we are cutting down the forest on a large scale to develop our industries, our factories, our home। ये सारी चीजें भी तो environment को affect कर रहे हैं ना। Number 3, the production of chlorofluorocarbon like gases which mainly depletes the ozone layer, and number 4, the various kind of wastes that have been generated or that are generated in our daily life। बात समझ में आ रही है आपको? तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे सेशन में। So let's start the first topic, how do our activities affect our environment with the ozone depletion, ozone layer depletion। Okay, so what is ozone actually? ओजोन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इसका डेफिनेशन समझ में आएगा। ओके, सो मैं छोटा सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पहले समझने के लिए कि ओजोन एक्चुअली में है क्या, तब इसके डिप्लीशन की बात करेंगे। क्लियर? तो सपोज ये जो मैं सर्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं, दिस इज आवर अर्थ। ओके, एंड अर्थ के बिल्कुल अबव जो कवरिंग है, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूं। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ओके, एंड ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये जो लेयर है, this is ozonosphere or ozone layer। Okay, and above the ozone, stratosphere। stratosphere। Okay, तो अब ये जो ओजोन है ये बनता है बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर, एंड इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ अर्थ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट फॉल होता है अर्थ पे, सपोज ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको हम लोग मान लेते हैं सन। ओके, तो व्हेन सन रिलीजेस सोलर एनर्जी, ओके, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज। क्लियर? अब ये यूवी रेज अगर डायरेक्टली अर्थ पे पहुंच जाए इस लेयर को पेनिट्रेट करते हुए, तो इट विल कॉज स्किन कैंसर और चेंजेस इन द डीएनए कंपोजिशन, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस यूवी रेज को ये जो ओजोन का लेयर है ये, ओके, ये इसको एंटर नहीं होने देगा। या मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दूं तो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ यूवी रेज अर्थ पे पहुंचता है क्योंकि इट गेट्स फिल्टर्ड बाय द ओजोन। एंड इस ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय O2 प्लस O, दैट इज O3। क्लियर ना? तो एटलीस्ट एक चीज समझ में आ गई ना, इसका फंक्शन समझ में आ गया आपको कि इट मेनली prevents the entry of UV rays towards the earth। That's why it is known as protective blanket।
So ozone is formed by O2 plus O, that is O3, and everybody knows ना कि O2 is beneficial gas क्योंकि ये हमारा respiratory gas है, but O3 ये हमारे लिए beneficial नहीं है, it's a harmful gas. तो O3 is harmful, that's why O3 का फॉर्मेशन अर्थ पे नहीं होता. ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि O3 is harmful, O2 is respiratory. तो अंडरस्टूड है कि O2 is beneficial gas. Okay, so that's why O3 formation takes place above the troposphere, that is in the ozonosphere region. बात समझ में आ गई? And it is formed by O2 plus O, that is O3, act as protective blanket. And why it act as protective blanket? Because it prevents the entry of ultraviolet rays. Okay, and if ultraviolet rays directly reaches to earth, what will happen? If ultraviolet rays directly reaches to earth, then it causes, क्या डेवलप होगा? It causes number 1 skin cancer, okay, number 2 mutation in gene. Mutation means ऑल्ट्रेशन इन द जीन, तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो नहीं आएगा, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा. तो म्यूटेशन इन जीन. एंड द थर्ड वन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचेगा तो इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अदर डिफॉर्मिटीज. And that deformities is mainly related to genetic disorders. There are so many genetic disorders which is mainly caused due to mutation in genes. Okay, so अब ये function तो ओजोन का समझ में आ गया, that it acts as protective blanket. तो अब हमारी एक्टिविटीज इसको डिप्लीट कैसे कर रही है. ओके, सो दिस इज द अर्थ, और अर्थ मीन्स द प्लेस ऑफ लिविंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसिंग बाय द यूज ऑफ सर्टेन टूल्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एसीज. ओके, so they are releasing CFCs, that is chlorofluorocarbon, nitrous oxide and मीथेन. ओके, तो ये जो गैसेस हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो रही हैं, एंड ये ओजोन पे जाके स्ट्रिक हो रही है. तो दीज गैसेस गेट स्ट्रिक्ट एट द ओजोन, एंड इससे होता क्या है, जब ये ओजोन पे स्ट्रिक होंगी तो ये ओजोन को पेनिट्रेट करेंगी. जब पेनिट्रेट करेंगी तो क्या होगा? पेनिट्रेट करने से, अब देखिए, पेनिट्रेट करने से क्या हुआ? पेनिट्रेट करने से एक पैसेज मिल गया. ना, इट सिंपली मींस कि अब यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे एंटर कर सकता है. ओके, सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इट गेट्स tripleted due to production of chlorofluorocarbon, okay, nitrous oxide and methane. And chlorofluorocarbon is mainly generated by ACs and refrigerators,
इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इस गैस का यूज होता है. ओके, सो ये जो पार्ट है ये एक टर्म और अब यहाँ पे ऐड कर लो. इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोन होल. व्हेन इट गेट्स डिप्लीटेड, जब ये डिप्लीट हो जाएगा तो इट इज नोन एज ओजोन होल. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी which harms the environment. And let's start with the second human activities, that is solid waste generation and their management. So second activity which affects our environment is solid waste or waste production and management is actually the cure. It's not affecting our environment. तो मैं दोनों चीजें साथ में कवर करूंगा. ओके, तो वेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं वेस्ट को सिंपली क्लासिफाई करूं इनटू टू, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्टेस are non-biodegradable, which cannot be decomposed and which gets decomposed or degraded by the use of living organism. अब importance क्या है? Solid waste includes those wastes which are in the form of solid. Even अगर ये marker भी old हो जाए, मतलब ये चलना बंद कर दे, तो इसको भी अगर मैं throw कर रहा हूं तो ये भी एक solid waste है. Okay, so several plastic waste, metal waste, glass waste, these are the wastes which are mainly included in the solid waste. Okay, तो इसको अगर हम लोग categorized करें तो mainly consist of industrial waste. Okay, industrial waste. Number 2, domestic waste. Number 3, agricultural waste. ओके, नंबर 4, अब इसमें हॉस्पिटल वेस्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, these are some prominent places where solid waste can be generated. अब इंपॉर्टेंस क्या है? वेस्ट तो प्रोड्यूस्ड होगा बट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो होगा क्या? ये हमारी एनवायरनमेंट की फंक्शनिंग पे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपने घर का वेस्ट आप घर के सराउंडिंग्स में कलेक्ट करना स्टार्ट करो तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो डिकेज होगा एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फाउल स्मेल. तो आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होगा वहां पे रहना एंड जो नियर बाय लोग होंगे उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा वहां पे रहना या वहां से गुजरना. ओके, तो इसलिए वेस्ट का डिस्पोजल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, सो मेनी मेथड्स आर देयर बाय व्हिच वी कैन डिस्पोज आवर वेस्ट. अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो लोग सिटीज में रहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आती हैं जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट को कलेक्ट करती है, लाइक द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और the other forms of solid waste generated by your daily activities, like the wrappers of biscuits, chips. Okay, तो बहुत सारे waste हैं but management is very important. So let's start the management of solid waste. तो management में भी एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. There are so many methods for the management of solid waste. तो management of waste, of means solid waste include number 1, that is collection and segregation. Collection and segregation is a very important step. ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल एक चीज आप जानते हो, बहुत इजीली आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग्स में, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड में, शॉपिंग मॉल्स में
कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डस्टबिन, ओके, ब्लू, ग्रीन एंड मोस्टली आपको ब्लू एंड ग्रीन ही दिखता है, बट कई बार आपको साथ में येलो भी दिख जाता है। तो पर्पस क्या होता है, पहले वेस्ट को कलेक्ट करना एंड इसको सेग्रीगेट करना अकॉर्डिंग टू द नेचर। फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेबल पील्स है या प्लांट रेजिड्यूज है तो उसका सेग्रीगेशन हमें डिफरेंट डस्टबिन में करना चाहिए, क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो जाएगा बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। बट रैपर्स है या प्लास्टिक के कंपोनेंट्स है, फ्रेगमेंट्स है या मेटल के फ्रेगमेंट्स है, ग्लास का फ्रेगमेंट है, इनका कलेक्शन हम डिफरेंट डस्टबिन में करते हैं ताकि इनका जो मैनेजमेंट है, इनका जो डिस्पोजल है वो डिफरेंट मेथड से हो। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, दैट इज कलेक्शन ऑफ द वेस्ट and segregation according to the nature of waste. Clear? Number 2, that is transportation. Transportation का मतलब क्या हुआ? After the segregation of waste, जब waste को आप segregate कर लोगे according to the nature of waste, तो it gets transported to that place where it can be dumped or where it can be managed by other processes like burning. बात समझ में आ रही है? और हर सिटी में, हर मेट्रो सिटीज में डंपिंग यार्ड होते हैं जो मेनली सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे डेवलप किया जाता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट्रेस टू डंपिंग यार्ड where it can be managed by different methods. Okay, the third one is incineration. Incineration is also a very important step because in incineration इसमें क्या होता है, वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, वो भी सिटीज के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे, ताकि जो पॉल्यूशन जनरेट होगा वो सिटीज में अफेक्ट ना करे लोकल पीपल को। ओके, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट कैन बी बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो जब इसको हम बर्न कर लेंगे एट हाई टेम्परेचर, तो आफ्टर बर्निंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा ना, राख में कन्वर्ट हो जाएगा, which gets easily mixed up with the soil of that particular area. वैसे भी वो डंपिंग यार्ड है तो ये अंडरस्टूड है कि उस सॉइल को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, द फोर्थ वन इज लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप देखो, नोटिस करो कि रोड के सराउंडिंग्स में जो नेबर एरियाज जो होते हैं, कई बार वहां पे लैंड का एरिया काफी नीचे हो जाता है ड्यू टू द रेगुलर सॉइल इरोजन, ड्यू टू द रेन, ड्यू टू सम अदर एक्टिविटीज। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस लैंड एरिया को फिल करने के लिए वेस्ट को वहां पे डंप किया जाता है, सो दैट ये लेवल को, मतलब उस लैंड के लेवल को रोड के लेवल से बिल्कुल मेंटेन कर दे। ओके, तो फिलिंग ऑफ wastes at low land area या low surface area. Clear? The fifth one is open dumping, and open dumping is a part of transportation. We have already discussed that the dumping of waste at that area जो कि human population से दूर हो, mainly it is located towards the outskirts of cities so that it can be collected there and ये other populations को affect ना करे। The sixth and seventh ये हम लोग already discuss कर चुके हैं, recycle and reuse. So recycle is probably the method by which the waste can be segregated, and segregation के बाद plastic waste, metal waste and glass waste को दोबारा modify करना by some processes
ताकि इसको एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज में लाया जा सके। ओके, एंड रीयूज का मतलब क्या है? रीयूज का मतलब कि कोई वेस्ट जो कि आप किसी दूसरे यूज में काम कर सके। लाइक टिन कैन को लोग करते क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग द सॉफ्ट ड्रिंक इट गेट्स थ्रू और उसको हम लोग फेंक देते हैं। बट अगर आप उसको किसी अदर पर्पस के यूज करना चाहो, लाइक मैं उसको एज ए पेन होल्डर या पेन स्टैंड की फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपने मार्कर्स को रख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली जो वाटर है, वाटर बॉटल्स है मेनली, जो आप परचेज करते हो मार्केट से, तो आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर आप उस प्लास्टिक बॉटल को थ्रो करते हो, बट उस बॉटल को भी आप 5 से 6 बार रीयूज कर सकते हो बाय फिलिंग द वाटर एट योर होम। ओके, तो बहुत इजी प्रोसेस है रिसाइकलिंग एंड रीयूज में। ओके, सो दीज आर सम मेथड्स, और ये मेथड सफिशिएंट है टू डेमोन्स्ट्रेट, टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। एंड अगर ये सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर हम उस वेस्ट की बात करते हैं जो वेजिटेबल पील से रिलेटेड है या प्लांट रेसिड्यू से रिलेटेड है, तो इसमें एक और मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होगा कि हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे सॉइल सरफेस में एक डिग करके, गड्ढा करके, उस गड्ढे के अंदर हम अपने डेली एक्टिविटी से जनरेट होने वाला जो बायो वेस्ट है, बायो वेस्ट का मतलब पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड, वो सारा फूड और सारा वेस्ट हम उसमें थ्रो करें एंड उसमें हम कुछ अर्थवॉर्म भी यूज कर दें, तो वो क्या होगा, अर्थवॉर्म उस पे एक्ट करेगा, उसे फीड करेगा, एंड जब अर्थवॉर्म अपना वेस्ट रिलीज करेगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर व्हिच इज अ काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ओके, so pollution and their management. So there are basically 3 types of pollution जो human activity से generate होता है and which has to be regulated। अगर हम इसको regulate नहीं करेंगे तो ये हमारी life पे ही affect करेगा। For example, we are using a large quantity of vehicles and finally we are harming our environment by releasing air pollution। Okay, so air pollution to understood it, the addition of harmful gases generated by human activities, अब चाहे वो स्मोक ऑफ सिगरेट हो, चाहे वो स्मोक ऑफ व्हीकल हो, चाहे इंडस्ट्रियल स्मोक हो, या आप बहुत इजीली जानते हो बाय नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय बर्निंग सम काइंड ऑफ वेस्ट आल्सो। ओके, तो अब इस एयर पोल्यूशन का मैनेजमेंट क्या है? बहुत सिंपली आप जानते हो कि अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि अवॉइड दोस processes, those methods which mainly added harmful gases to our environment। अब तो आप जानते हो ना, वैसे भी जो कार और जो अदर व्हीकल है वो स्विच हो रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक, और अब कुछ टाइम के बाद जो पेट्रोल एंड डीजल है इसका यूज होना भी बहुत कम हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड इज टू स्विच ओवर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। Okay, and those people who are using the vehicle which mainly runs on fuel like petrol and diesel, तो उसमें भी आप एक चीज बहुत इजीली जानते हो कि we can add catalytic converter at the exhaust point of vehicle, क्योंकि ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीटली बर्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज लेस पॉल्यूटेंट एज कंपैरेटिवली टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एंड थर्ड, अगर मैं इंडस्ट्रियल एंड
फैक्ट्रीज के स्मोक की बात कर रहा हूं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मेनली a device which gets fixed to the chimneys of industrial and factories and यहाँ से जब स्मोक रिलीज होता है तो ये अर्थ जनरेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सेवरल थाउजेंड वोल्ट जनरेट होता है जिससे होगा क्या कि जो वेस्ट है उसको ये अट्रैक्ट कर लेता है और वो वेस्ट कलेक्ट हो जाता है एट द कलेक्टिंग प्लेट। ओके, सिमिलरली अगर मैं सॉइल पोल्यूशन की बात करूं तो सॉइल पोल्यूशन इज मेनली जनरेटेड बाय द यूज ऑफ chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Okay, so they are mainly caused by chemical fertilizers, insecticides and pesticides. Okay, and इसमें भी आप बहुत easily मैनेजमेंट कर सकते हो and it gets managed by the use of biofertilizers, okay, and biopesticides. The third one is water pollution, and water pollution में mainly the cause is to generate the wastes from the industries and factories towards the river, but it should be avoided और इसमें भी आपको cause पता होना चाहिए। It is caused by the drains of industries and factories which consist of harmful chemicals, okay, towards the water reservoir in the form of river, pond, lakes. Okay, so it gets managed by, इसको भी manage करेंगे and the best management तो यही है water pollution का कि avoid release of such type of wastes into the water bodies. Okay, so this is the third activity. अगर सिर्फ question how do our activities affect our environment पे आ रहा है तो आप उसमें सिर्फ दो एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्टेड मत रहो, बिकॉज अगर मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, बट यू हैव टू कवर पॉल्यूशन आल्सो क्योंकि इट इज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।